नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक साहब के साथ हम लोग हर हफ्ते एक कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें उस हफ्ते की जो मुख्य खबरें होती हैं उस पे अशोक साहब की जो बेबाक टिप्पणी होती है और जिसका लोग इंतजार करते हैं वो ले लेते हैं। अशोक साहब, बहुत सी चीजें हुई पिछले हफ्ते, लेकिन उसमें दो तीन चीजें आउट मतलब उसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिसपे हमारे दर्शकों को और ये समझने की जरूरत है कि आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। उसको शुरू करते हैं बात हम लोग राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे से। राहुल गांधी का सांसदी चली गई। राहुल गांधी के पास कोई फोरम नहीं था जहां से बोलते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एक हॉस्टल में गए थे तो वहां के प्रोवोस्ट ने उनको नोटिस ही थमा दिया दूसरे दिन कि आप हॉस्टल में आए कैसे, और ये सब हुआ। वो वो जाके अमेरिका में उन्होंने खूब बोला, और बोला ही नहीं, मुझे ऐसा लगा कि अमेरिका में वो शायद भारत में अपने लोगों को एड्रेस कर रहे थे। और दूसरा, एक बार पहली बार मैंने देखा कि राहुल गांधी अब बहुत आराम रिलैक्स थे और थोड़ा मोदी जी को चैलेंज करते हुए नजर आए। जैसे उनकी मोदी जी पे ये टिप्पणी बिल्कुल ठीक से बैठ गई कि अगर भगवान भी हैं तो मोदी जी उनको भी कुछ ना कुछ राय देंगे। मैं पहले पूरी अमेरिका विजिट पे आपकी एक टिप्पणी ले लेता हूं, फिर मेरे एक दो प्रश्न छोटे छोटे हैं, मैं उसको पूछ लूंगा। देखिए, वो सांसद रहे, कांग्रेस के पार्टी के संगठन में किसी पद पे रहे ना रहे, राहुल गांधी निर्विवाद रूप से कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। और ये उन्होंने मात्र गांधी परिवार में पैदा होने की वजह से नहीं दिखा दिया। वो जानते थे गांधी परिवार के होने की वजह से उन्हें अध्यक्ष पद भी मिला था। वो चुनाव हारे तो उन्होंने उस अध्यक्ष पद को त्याग भी दिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की पहले इमेज क्या थी आनंद जी? पप्पू, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। कोई उसको ड्रगिस्ट कहता था, कोई कहता था इसको समझ ही नहीं है, लोगों की जानकारी नहीं है, जब चाहे तब विदेश भाग जाता है। और इसको बदनाम करने में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा योगदान कांग्रेस के लोगों का था। क्योंकि राहुल गांधी जिस नेचर के थे, जो वो परिवारवाद से पार्टी को अलग करना चाहते थे, वो ग्रासरूट लोगों को प्रमोट करना चाहते थे। उससे कई लोगों की दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र रच के राहुल गांधी की इमेज को पूरे जनमानस में इमेज बनाई। उस इमेज को तोड़ने के लिए राहुल गांधी को ही खुद करना था। और भारत जोड़ो यात्रा की, जब तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक जब वो यात्रा निकली, तब उन्होंने इस बात का पूरा खंडन, मतलब उनके कृति से, काम से एक खंडन हुआ कि वो सीरियस पॉलिटिशियन है, वो समझदार है, जनता के बीच में बेहद लोकप्रिय है, और वो ना ड्रग लेते हैं ना विदेश भागते। अब इस परिप्रेक्ष्य में जब वो उन्होंने अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया कि वो लीडिंग नेता है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, किसी भी हालत में। आज लोकसभा का भी आंकड़ा ले या बाकी राज्यों में, पूरे देश में जो जिनका पर्याप्त मत प्रतिशत यदि देखा जाए, तो कांग्रेस आज भी देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। और जब विपक्ष का पार्टी का नेता विदेश यात्रा पे जाता है, तो यकीनन वहां के जो भारतीय हैं, वहां की जो थिंक टैंक है, वहां के जो लोग हैं, वो भी उनको सुनना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी जितनी बात थी, देखिए उन्होंने अपने मन की बात नहीं की, उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए। मतलब क्या बेबाक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। 2014 के बाद तो हम भूल ही गए कि इस देश में कभी मीडिया का भी सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री को जब इंटरव्यू भी देना होता है तो अक्षय कुमार को बुलाते हैं, और फिर अक्षय कुमार देश की सबसे बड़ी समस्या, आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो बेबाक तरीके से और मोस्ट अनकंफर्टेबल सवाल, मतलब खासकर मुस्लिम लीग पे जो सवाल था, वो बहुत अनकंफर्टेबल करने वाला था। उन्होंने बेबाकी से उसका जवाब दिया। साथ में उन्होंने ये भी दिया कि जो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का तगमा लगते हैं कि विदेश में जाके भारत की बदनामी करते हैं, वो विदेश में जो वस्तुस्थिति वो सामने रखते हैं। लेकिन कुछ मामलों में, जैसा यूक्रेन और रशिया के मामले में, उन्होंने कहा कि मैं सरकार के साथ हूं, क्योंकि वो एक विदेश नीति है और उसके साथ है। उन्होंने कभी पाकिस्तान या सरकार की विदेश नीति पे कभी हमले नहीं किए।
जो सरकार को बदनाम किया जाए। लेकिन इस देश में 81 करोड़ लोग भूख के मारे मर सकते हैं यदि उनको अनाज नहीं सरकार फीका दे। ये वस्तु स्थिति है। हमारे देश पे कर्जा बहुत ज्यादा है, वस्तु स्थिति है। हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, हम बहुत घाटे का सौदा करते हैं, ये बात वो सबको पता है। हमारे यहाँ हमारे नेता बोलते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन कुछ भी नहीं। ये यहाँ बेरोजगारी भयावह है, महंगाई से लोग त्रस्त है, रुपया लगातार गिर रहा है। ये राहुल गांधी क्या अमेरिका जाके अपेक्षा रखते हैं कि वो कहें कि डॉलर गिर रहा है? जो स्थिति है तो सूरज को सूरज ही कहोगे ना, कि चाहे आप किसी भी दूसरे गांव में चले जाएं। मैं महाराष्ट्र से दिल्ली में आया तो मैं कहूंगा नहीं नहीं ये हमारे महाराष्ट्र का सूरज नहीं, ये अलग सूरज है। तो ये मूर्खतापूर्ण काम है कि राहुल से। लेकिन राहुल ने जो एड्रेस किया, देखिए नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो वो बहुत बड़ी रैली होती है, रेला होता है, वो सब ऑर्गेनाइज होता है। और फिर उस ऑर्गेनाइज रेले में बाकायदा पूरा देश का सारा मीडिया उसको लगातार दिखाता है और प्रयास किया जाता है कि भाई ये तो इतने लोकप्रिय है, भयावह लोकप्रिय है विदेश में और विश्व गुरु हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी वो जो भाषण देते हैं वो भाषण ज्यादातर अपने देश के लोगों को सुनाने के लिए होता है कि ये आप दृश्य देखो, ऑडियो विजुअल्स देखो कि मैं विश्व में कितना माना जाता हूं, और ये ऑडियो देखो जो मैं तुम्हारी बात करता हूं। राहुल गांधी ने ना वीडियो दिखाया ना ऑडियो दिखाया। उनका ऑडियो उन सवालों के जवाब था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोग हैं, और भाई उन्होंने जो कहा उसमें गलत क्या कहा? हमारे प्रधानमंत्री जी जब कल्चर पे बात करते हैं, इतिहास पे बात करते हैं, तो 4 अलग अलग सदी के संतों को इकट्ठा चर्चा के लिए बुलाते हैं। जब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मटका उल्टा रख के गैस से चूल्हा जलाते हैं। जब सैन्य एक विशेषज्ञ बनते हैं तो वो बादलों के पीछे प्लेन जाके रडार से छुपने के लिए ज्ञान देते हैं। ऐसे असंख्य ज्ञान देते हैं। वो ऑक्सीजन और हवा से टरबाइन लगा के ऑक्सीजन में से पानी निकाल, हवा से पानी निकाल देते हैं। ऐसी कई बातें वो करते हैं और वो पब्लिक डोमेन में है। ये ऐसा नहीं कि किसी ने प्राइवेटली कही और लोग कहते हैं, हियर से नहीं है, उनके खुद के शब्द हैं। वो कई जगह कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, कई जगह कहता है कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, कई जगह कहता है मैं तो ऐसा ऐसा पढ़ता ही नहीं हूँ, बस ऐसा देख लेता हूँ सब छप जाता है मेरे दिमाग पे। ऐसी कई चीजें वो खुद ही कहते हैं। चाय वो बेचने की बात वो खुद ही कहते हैं। गंगा का बेटा उन्होंने ही कहा, मैं ओबीसी हूं उन्होंने ही कहा। महाराणा प्रताप के चेतक की माँ गुजरात से थी, वो घोड़े की माँ भी गुजरात से थी, और गुजरात कनेक्शन महाराणा प्रताप से उन्होंने ही जोड़ा। अब उस समय महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, वो चेतक का ब्रीड लाइन जो थी वो वर्तमान में रेसिंग के लिए जैसी रखती वैसे थी, मुझे पता नहीं, लेकिन इतिहास है तो अब उन्होंने मरोड़ के जो बोला तो बोला। राहुल गांधी ने कुछ गलत उसमें भी नहीं बोला। राहुल गांधी ने जो वस्तु स्थिति वो सामने रखी। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मेरा देश डूबने के लिए आप मेरी मदद करने के लिए आओ। उन्होंने कहा कि परिवर्तन होता है। उन्होंने जो मुस्लिमों की तकलीफ की बात कही तो उन्होंने कहा कि 80 के दशक में जब उनका खुद का शासन था तब उन्होंने कहा कि दलितों का भी ऐसी हाल हुआ। उन्होंने उससे भी नहीं छुपाया। जो आदमी बेबाक रूप से अपने शासन, अपने पार्टी के शासन काल में हुई गलतियों को भी उजागर करता है, वर्तमान में उजागर करता है, वो बोलता है कि एक परसेप्शन है मुसलमानों की स्थिति खराब है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया तो लोगों ने तो मुझे प्यार बांटा, मुझे तो नफरत दिखी नहीं। मेरे पूरे देश में तो प्यार का देश है, मेरे यहाँ पे मोहब्बत की दुकानें खुलती है नफरत के बाजार में। तो नफरत फैलाता कौन है? कुछ गिने चुने लोग हैं। वो जो भारत में बोला उन्होंने बोला, और ये वस्तु स्थिति है, इसमें क्या कौन नकार सकता है? नहीं अशोक जी, अशोक जी, आज एक स्टेटमेंट नड्डा जी का आया है, वो कह रहा है राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं नफरत का शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं। मतलब ये कहां, ये कभी कभी मुझे अफसोस होता है इन लोगों की अकल पे। नहीं नहीं, अकल पे नहीं है, इनकी मजबूरी। देखिए राहुल गांधी को गलत कह के अपने पद पे बैठे रहने का जस्टिफिकेशन है। यदि मंत्रिमंडल में आप हो नरेंद्र मोदी जी के, तो आपका भाषण मोदी जी से शुरू होते मोदी जी पे खत्म नहीं हुआ तो आपका मंत्री पद जा सकता है। इसलिए आपको हर चीज में कहना पड़ता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह हो रहा है। फिर वो साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, रोड मंत्री हो, या फिर तुम्हारा जल शक्ति हो, वो हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है, नरेंद्र मोदी जी के सुसाथ में। अब अध्यक्ष जी क्या करेंगे बेचारे? तो राहुल गांधी नफरत की दुकान क्या क्या नफरत कर रहे हो? वो तो प्रधानमंत्री को भी पार्लियामेंट में गले लगे थे।
वो तो कह रहे थे कि आप मुझे गोली मारो, गाली दो, मैं तो आपको गले लगता हूँ। और प्रधानमंत्री कहते मुझे गाली देते हैं। वो कर्नाटक की जनता को कह रहे थे कि मुझे 90 गालियां दी हैं, आपके मोदी जी को गालियां दी हैं। कर्नाटक की जनता ने शायद जस्टिफाई किया कि साहब वो सही दी है, यदि दी होगी तो। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि कर्नाटक की जनता ने ऐसा बोला होगा, लेकिन जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं, नोटबंदी खराब थी या सही थी, लोग बोले उसके बाद तो चुनाव जीते, इसका मतलब सही थी। मोदी जी की हर पॉलिसी सही है क्योंकि चुनाव जीतते हैं। फिर यदि मोदी जी को गालियां दी और बजरंग दल को बैन लगाया तो ये भी सही है, तो लोगों ने वहां चुनाव जितवाया है। यदि उसी बीजेपी के बैरोमीटर की बात करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि गाली गलौज को हमारे लोकतंत्र में जगह नहीं है। किसी को प्रधानमंत्री है वो देश के, उनको सांप नेवले जैसी उपमा नहीं देनी चाहिए। ये तो गलत था ही, इसमें हमने तब भी कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री भी अपने पद की गरिमा नहीं रखते, कई बार बहुत नीचे के लेवल पे चले जाते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि बजरंग बली की जय बोल के बटन दबाओ, तो फिर संविधान में आस्था कहाँ है? एक बार वो प्रधानमंत्री हो गए तो बजरंग बली भी उन्हीं के है, जीसस क्राइस्ट भी उन्हीं के है, और मोहम्मद प्रोफेट भी उन्हीं के है, आदिवासियों के भगवान भी उन्हीं के है, ग्राम देवता भी उन्हीं के है। वो हमारे अभिभावक है। 143 करोड़ लोग उनके बच्चे हैं, वो हमारे, तो उनके लिए सभी भगवान एक है। वो ये बोलते कि अंतरात्मा की आवाज पे आप बटन दबाओ तो भी ठीक होता। बजरंग बली का नाम लेके आप बटन, अब बजरंग बली का नाम बोलो, उन्होंने किसकी नली तोड़ी? जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, तो उन्होंने इनकी नली तोड़ दी। तो बजरंग बली भी जानते हैं कि मात्र मेरा नाम उच्चारण करने से काम नहीं होते, काम भी करने पड़ते इस देश में। मंदिर बड़े करने से राम बड़े नहीं होते, बड़े मंदिर, भव्य मंदिर से राम की भव्यता नहीं होती। राम की भव्यता राम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। राम ने अपने क्रियाकलापों से बता दिया कि वो राम है। राम मात्र दशरथ के पुत्र नहीं है, वो तो युवराज थे। राम भगवान स्थापित तब हुए जब उन्होंने स्वयं काम किया, तो वो काम कर दिया आप। वो तो सिर्फ आप राम की भक्ति करते हैं, राम का अनुसरण कौन करेगा? वो तो उसके लिए जगह नहीं है आपके पास। इसीलिए आज गुजरात में आज भी, मैं तो कहता हूँ 35 साल से गुजरात में राज्य चल रहा है ना बीजेपी का, 8वीं बार बीजेपी जीते हैं वहां पे, और 8 बार 35 साल से लगातार सत्ता में रहने के बाद भी वहां का दलित गॉगल नहीं पहन सकता। गॉगल पहनने से उसकी पिटाई होती है। तो फिर आपने 35 साल में किया क्या? क्या आज की डबल इंजन की सरकार में वहां दलित गॉगल भी नहीं पहन सकता? या आपने 35 साल सत्ता में रहने के लिए लगातार विभाजन की राजनीति की, इसलिए वहां दलित आज पिटता है? ये उसका दूसरा तर्क है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की ये यात्रा, इसका दूसरा मैं चीजों को रेखांकित करना चाहूंगा आनंद जी। इसके बाद तुरंत अभी प्रधानमंत्री जी जाएंगे अमेरिका में। राहुल जी ने प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले बहुत सारे सवालों का रोपण किया है अमेरिका में। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे वहां जाके, तो उन्हें राहुल जी के उठाए हुए तमाम सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, देने होंगे। अब वो कैसे देते हैं, या राहुल गांधी के सवालों को निग्लेक्ट ही करते हैं, क्योंकि इनकी एक आदत है, जब महिलाओं का ये आंदोलन गले पड़ गया तो उसको निग्लेक्ट करो, किसानों का आंदोलन जब गले पड़ रहा है तो निग्लेक्ट करो, उसकी बात ही मत करो, क्योंकि जिनका जवाब आपके पास नहीं उसकी बात ही नहीं करते लोग, क्योंकि गलतियां मानते नहीं है, क्योंकि स्वयं अपने आप को भगवान घोषित कर चुके हैं। तो इसलिए राहुल गांधी की ये जो यात्रा थी, इसमें बहुत मैच्योरिटी दिखी मुझे। कांग्रेस के कई प्रवक्ता ने भी अपने राहुल गांधी जी के मैच्योरिटी से मैच्योरिटी लेनी चाहिए। मोस्ट डिफिकल्ट सवाल भी उन्होंने हंसते हुए हैंडल किए, इरिटेट नहीं हुए। आजकल कांग्रेस के भी प्रवक्ता मैंने देखा सर पे मारने चले आ जाते। कन्हैया कुमार जैसे लोग जो है कांग्रेस में, क्योंकि कन्हैया अभी भी मुझे नहीं लगता वो लेफ्ट का दामन छोड़ पाया है, और लेफ्ट में भी मुझे लगता है कि अभी वो रास्ते का लड़ने वाला जो फुट सोल्जर है वही है, क्योंकि लेफ्ट की हमने सुरजीत जी किसी के साथ मिलने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। डी राजा जी को जानते हैं हम, सीताराम येचुरी जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
हमने बहुत बहुत कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े 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 नेताओं को देखा है पिछले 30 साल में दिल्ली में, उनमें बहुत बड़ी शालीनता है। ये अभी जेएनयू के गेट मीटिंग से निकला नहीं है ये कन्हैया। तो ये हो गए, बाकी लोग हो गए। बीजेपी के तो प्रवक्ता छोड़ ही दीजिए, वो तो तलवार लेके ही निकलते हैं कि बस आज मारना ही। तो जो मैं शालीनता होती है आज जवाब देने की, जो संवाद स्थापित करने की शालीनता होती है, बहुत दिनों के बाद किसी नेता में दिखी, और वो मुझे राहुल गांधी में दिखी। मैच्योर हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने सिर्फ लोगों से ही नहीं जोड़ा उनको, उनके पर्सनैलिटी में एक बहुत जबरदस्त निखार आया है। जी वो पेशेंस रखने लगे हैं, वो सुनते हैं, हंस के जवाब देते हैं, टालते हैं। ये एक पर्सनैलिटी स्टडी यदि भी करो तो जी मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभरते आ रहे हैं कि आने वाले समय में इस देश के युवाओं का वो रोल मॉडल होंगे। ऐसे यदि मैं कहूँ तो आज तो कई मुझे अंधभक्त तो गाली देंगे, इस प्रोग्राम में बहुत सारे कमेंट आएंगे, लेकिन जो वस्तुस्थिति जो दिखती है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं नहीं अशोक भाई, मैं थोड़ा एक आपसे इस आप ही की बात को आगे बढ़ा दूं। सिर्फ सवाल ही का जवाब अच्छा नहीं दिया, सिचुएशन भी अगर कुछ जिसको कहते हैं थोड़ी अगली थी, तो उसको भी खालिस्तान के अगर वहां नारे लगे तो उसको हंस के उनके सामने किए, और एक भी उनको अपशब्द नहीं बोला, देश का दुश्मन नहीं बोला, राष्ट्रद्रोही नहीं बोला। ठीक है, अब आपका हक है प्रोटेस्ट करने का। और एक चीज और मैं कह के, क्योंकि फिर इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, जो आपने कहा ना, ये सिर्फ रोल मॉडल उनके नहीं, संवाद और संपर्क के बिना अब राजनीति नहीं चलेगी हिंदुस्तान में, ये भी वो धीरे धीरे स्टैब्लिश करते जा रहे हैं। और ना केवल कांग्रेस, अब उन्होंने ऐसा रोल खींच दिया कि दूसरे को भी झक मार के अब लोगों से संवाद और संपर्क करना पड़ेगा, चाहे कोई पार्टी हो। मुझे भी ऐसा लगता बिल्कुल है बिल्कुल अशोक भाई। बिल्कुल। जी नहीं नहीं, तो संवाद करना पड़ेगा। और अभी आप देखेंगे विपक्ष के कई बड़े नेता राहुल गांधी से भी संवाद स्थापित करेंगे। राहुल गांधी के यहाँ जो थोड़े दलाल नुमा जो लोग बैठे हैं, ये जो उनकी जो कोटरी है, उनसे भी राहुल धीरे धीरे मुक्ति पा रहे हैं। ये जी बैजू जैसे जी लोग हैं, इनकी यदि इनका बैरियर यदि हट जाए, और मुझे लगता है बहुत सारा बैरियर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दरम्यान तोड़ दिया, तोड़ने का प्रयास किया। ये बात अलग है कि ये लोग जो है वो लगातार एक कोटरी बना के उनको कहीं ना कहीं एक रोड़ा डालते हैं राहुल जी के, मतलब राहुल की ग्रोइंग पर्सनैलिटी में और राहुल के जी आने वाले सक्सेस में। राहुल के लिए सबसे बड़ा चीज जो होगी, जो करना होगी, वो अपना पर्सनल स्टाफ बहुत सोच समझ के करना होगा। नहीं तो क्या होता है, भगवान से ज्यादा, मतलब चाय से केटली गरम, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये कन्हैया टाइप्स लोग यदि वहां पे एडवाइजर बने रहेंगे तो ये घातक हो सकता है उनके, जी क्योंकि वो जितने अच्छे होंगे उतने ये जो बीच वाले लोग हैं उनको ट्रांसलेट करके बुराई उनकी मार्केट में लाने का प्रयास करेंगे करेक्ट सर। जी जी जी। मैं अशोक भाई एक एक छोटा सा प्रश्न है, मीडिया का रुख भी आपको क्या लगता है कि बदल पाएगा, या मीडिया अब कुछ ऐसे फर्मे में हो गई है कि वो अपना रुख, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं, वो चेंज नहीं कर मीडिया, पाएगी? आनंद जी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्तमान देश में है वो बिजनेस हाउसेस है, वो मीडिया हाउसेस नहीं है। जिसकी केंद्र में सरकार होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन यूपीए की सरकार केंद्र में आएगी उस दिन ये लोग सुबह शाम राहुल की माला जपेंगे। आप देखते रहिएगा, तब आपको इनका जो मूलभूत परिवर्तन है, ये सिर्फ जो सत्ता में बैठा है उसके गुणगान करने वाले भाट है, ये पत्रकारिता नहीं। क्योंकि हमने चित्रा त्रिपाठी को ये भी चिल्लाते हुए देखा कि प्रधानमंत्री इतने गर्मी में घूम रहे, प्रधानमंत्री इतने गर्मी में घूम रहे। वो इस बात को महिमा मंडित कर रही थी कि बालासोर के उस रेलवे हादसे में प्रधानमंत्री गर्मी में घूम रहे थे। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, ये देश को समझा रही थी। इतनी गर्मी पड़ी है और प्रधानमंत्री इस गर्मी में आ रहे हैं, अरे बाप रे। जी उस जी बात का उसको कोई लेना देना नहीं था कि एक्सीडेंट में लोग जो मरे हैं, मुझे आज भी 100 बॉडीज अनआइडेंटिफाइड है। आज भी रेल यातायात तो ठीक हो गया, लेकिन 200-300 लोग जो मरे हैं उसमें, उनके परिवार की गाड़ी पटरी पे आने में सालों लग जाएंगे। सीबीआई जी जी इंक्वायरी करती रहेगी। इसके पहले कानपुर की इंक्वायरी भी
आईएनए ने कर ली, इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने हाथ में ली थी, उन्होंने रिपोर्ट में फाइल क्लोज कर दी, रिपोर्ट भी नहीं दी। और हाँ कानपुर का एक्सीडेंट क्यों हुआ जिसमें 100-150 लोग मर गए थे, वो अभी भी देश नहीं जान पाया। जी ऐसी सीबीआई की इंक्वायरी होगी और आगे पीछे कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ इंक्वायरी होती है। सिग्नलिंग पे इन्होंने अब कहा कि सिग्नल में फॉल्ट है, पूरे देश के सिग्नल को ऑडिट किया जाएगा। फरवरी 2022 की एक रिपोर्ट है, कर्नाटक में एक हादसे की रिपोर्ट आई थी, वो जो सिग्नल के फॉल्टी सिस्टम के ऊपर इंगित करती है। वो रिपोर्ट आने के बाद फिर 2022 फरवरी से लेके 23 तक सरकार क्यों चुप बैठी रही? हमारे यहाँ हमेशा इस देश के जनता को अपना बलि क्यों देना पड़ता है सरकार को चीजें समझने के लिए? सरकार अपना दिमाग इतना खाली क्यों रखती है? एक रिपोर्ट जो आई कर्नाटक के हादसे पे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद गोडाउन में पड़ी रही या फाइलों में पड़ी रही, उसके लिए हमारे यहाँ फिर 300 लोगों को मरना पड़ा, तब जाके सिग्नल पे बात होगी। किसान के कानून इस देश में नहीं लागू हो सकते, ये समझाने के लिए 700 किसानों को अपनी आहुति देनी पड़ी, तब जाके काम हुआ। एक दलित लड़की पर बलात्कार हुआ, उसके ऊपर केस नहीं बनता, केस उसका पुलिस उसका कॉग्निजेंस नहीं लेती, पिता को आत्महत्या करनी पड़ती है, उस पिता की आत्महत्या के बाद एफआईआर दर्ज होती है, मतलब फिर एक बलि चढ़ती है। ये बलि वाली सरकार हो गई, ये हर चीज में बलि मांगती है। जी अब ये इन्होंने आप कर दिया, लेकिन मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि सीबीआई की फाइंडिंग कोई दिखे। वैसे भी सीबीआई का तो जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो तो बहुत ही कम है, और उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद हम भूल जाएंगे। एक कोई नया हादसा भगवान न करे जब हो जाएगा, उसके बाद फिर बालासोर के घटना का जिक्र होगा, और फिर एक नई इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, फिर इंक्वायरी होगी। उस इंक्वायरी का भी क्या होगा? 2014 के बाद कई इंक्वायरियां आ गई। बालाकोट पे हमला हुआ, उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ? पुलवामा की इंक्वायरी का क्या हुआ? इसके बारे में कोई वो पूछने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के तैयार नहीं है, क्योंकि हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं और नए चीज के पीछे लग जाते हैं। जी हम अब फिर वंदे भारत के पीछे लगेंगे, एक नई वंदे भारत फिर अभी गोवा मुंबई के बीच में लॉन्च होगी, उसका महिमा मंडन करेंगे। फिर ये गोदी चैनल भूल जाएंगे कि वंदे भारत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए वंदे भारत से ज्यादा है पुराने जो ट्रैक्स है उसका मेंटेनेंस, हमारे फॉल्टी सिस्टम्स, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स, एक एक लोको शेड का मतलब, एक हमारे यहाँ एक सेक्टर की बात करूँ, एक जोन की बात करूँ तो 400 लोको ड्राइवर्स की कमी है। हमारे यहाँ जो रेलवे इंजन के ड्राइवर्स है वो 18-18 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ये अमानवीय है, इस प्रोटोकॉल में नहीं बैठता कहीं ना कहीं से। हमारे यहाँ ब्रिटिश कालीन पुल आज भी चल रहे हैं जिनकी उम्र खत्म हो गई। हम रेलवे में ट्रेवल करते हैं या मौत के कुएं में, ये हमें पता नहीं। ये तमाम चीजें हम रेलवे एक्सीडेंट के बाद बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं नए एक्सीडेंट का इंतजार करते हैं। सरकार भी मोटी चमड़ी की हो गई है, वो भी 10 लाख रुपए देकर अपना दायित्व निभाती है। मैंने तब भी कहा था, क्या हमारे देश के रेलवे मंत्री 10 लाख रुपए देने पे अपने परिवार का किसी सदस्य को त्यागने के लिए तैयार है? बहुत छोटी कीमत लगेगी उनको, लेकिन जो गए उनको 10 लाख रुपए देके आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाते हो। मुख्यतः जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि आपको इस्तीफा ही दे देना चाहिए। आपका आईआईएम, आईआईटी, आपका कारपोरेट सेक्टर में बड़े बड़े कंपनियों में सीओ लाइजनिंग जो भी की आपने, वो मुझे फेल होते हुए नजर आती है यदि रेलवे ठीक नहीं चला पा रहे आपको। आपका एजुकेशन कोई मायना नहीं रखता। बड़ा आईआईएम वाला आदमी और बड़ा फाइनेंस डायरेक्टर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला यदि शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर को गिरते हुए नहीं रोक सकता, तो मेरे उसके एजुकेशन मेरे लिए जीरो है। और मेरे लिए वो धीरू भाई अंबानी महान है, जो कभी ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन रिलायंस उन्होंने बताया, इस देश के इन्वेस्टर्स को बताया शेयर मार्केट क्या होता है। उससे बड़ा इकोनॉमिस्ट कौन हो सकता है? ये इसको अशोक हमें भाई, देखना होगा। जी अशोक भाई, थोड़ा उस पर भी बात कर लें, क्योंकि वो एक ऐसा ज्वलंत मामला है और उस पर बाकी पे बहुत से लोगों ने अपने अपनी टिप्पणी की है। महिला पहलवान का मामला, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मुझे अचंभा होता है कि महिला पहलवान का मामला अल्टीमेटली अमित शाह के घर के पे जाके ऐसा कहा जाता है कि सॉल्व हो गया है। ये वो अमित शाह जो गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनकी पुलिस 28 तारीख को इन महिलाओं को जिस तरह से उठा के ले गई थी, पूरे देश ने देखा था इन पदक विजेताओं को। वो नेगोशिएट करते हैं, किस हैसियत से नहीं पता, क्योंकि ना वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ना उनकी मंत्रालय से कोई मतलब है।
और जो सबसे अजीब सी बात होती है कि एक लड़की जो माइनर है, जो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दे चुकी है, उसका बयान भी अब चेंज करने की पे नेगोशिएशन हो जाता है। मुझे ये लगता है कि लोगों को कुछ लगे, लेकिन ये नंगी आंख से भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह का दबाव और मुझे किस तरह का वो। इसमें जी। आनंद जी, जो मेरी भी बात हुई है कुछ लोगों से, उसमें ये पता पड़ा है कि इन्होंने बहुत पहले अमित शाह से अपॉइंटमेंट मांगा था। वो अमित शाह ने अपॉइंटमेंट मैच्योर कर दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया, तो ये लोग जाके मिले। लेकिन उस मीटिंग में कुछ भी निर्णय नहीं हुए हैं। मीटिंग अनिर्णित रही है, क्योंकि वो बार बार इस बात को रेखा मतलब प्रेशराइज कर रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, और उसके लिए अमित शाह तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो कानून अपना काम लेगा, ये लेगा, लेकिन अमित शाह इस सवाल का कैसा जवाब देंगे? उस दिल्ली पुलिस से हम क्या अपेक्षा करें, जो दिल्ली पुलिस तो इन लड़कियों का एफआईआर भी दर्ज कर नहीं रही थी। वो इतनी बायस थी, इन लड़कियों के प्रति इतनी दुराग्रही थी, और ब्रजभूषण सिंह को सदी का सबसे सच्चा आदमी मान गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन करके एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया। जब इस दिल्ली पुलिस को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, उस दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे हम कैसा विश्वास रखें? ये एक आम आदमी होने के नाते यदि मेरे मन में ये सवाल आया जो मैंने उठाया। नहीं अशोक भाई, लड़कियां मैं लड़कियां ड्यूटी पे गई हैं। लड़कियों ने लगातार इस बात को कहा है कि मीटिंग अनिर्णित रही है, मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुए हैं। हमने हमारी मांगे रखी, वो मांगे पूरी होने का कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी है। हम अभी नौकरी पे आए हैं, लेकिन हमने आंदोलन छोड़ा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मीडिया का एक सेक्शन लगातार इस बात को भ्रमित कर रहा है कि माइनर लड़की ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। माइनर लड़की हमारे साथ है और उसका स्टेटमेंट बाकायदा चल रहा है। और अब मुझे लगता है कि आज पुलिस की टीम ब्रजभूषण सिंह के घर भी गई, उनके नौकर, उनके ड्राइवर, उनसे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन इस पूछताछ से कितना निष्पन्न होगा, क्योंकि जो पहले से ही आपको निरपराध मान रही है, उसको जबरदस्ती जब आप डंडे के भरोसे कहते हो कि नहीं नहीं आप इसको इन्वेस्टिगेट करो, तो वो भी यही कहेगा कि ये तो निरपराध है, मैं तो पहले से बोल रहा था आपको। नहीं अशोक भाई, मैं एक चीज आपसे, देखिए हम सब लोग कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने आज इंडियन एक्सप्रेस ने वो स्टोरी की है। 10, देखिए लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है 10 मई को उस नाबालिग लड़की ने अपना स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया है। और अगर आप 10 मई के बाद अगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, ये देश का कानून कहता है कि आप गिरफ्तार करिए, नंबर एक। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के लोग हैं, ये हाँ, ये प्रेशर डाल के आपका बयान बदलवा सकते हैं। मेन मुद्दा ये है। तो उसमें इससे आप उसमें जी। आनंद जी, दो चीजें हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने जो लड़की ने बयान दिया, वो उसका स्टेटमेंट है, जो अफिडेविट जैसा माना जाएगा। लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने विवेक से जिन पॉक्सो के जिन धाराओं के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज की, उस धाराओं में अरेस्ट ही जरूरी नहीं है। उन्होंने बहुत ही स्मार्टली ऐसी धाराएं लगाई जिसमें आप अरेस्ट ही अवॉइड कर सकते हो। दूसरी बात, ये तो पुलिस को तय करना है। अभी मुझे बताइए, इस राज्य के मुख्यमंत्री को, हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, सिसोदिया को आज भी बाहर जेल से रखने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी रोज वीडियो रिलीज करके अनबन बातें करता हो कि 15 रुपए के मेडल की क्या कीमत है, और मैं नहीं होता तो ये कैसे लड़ते, और मैंने इनको कुश्ती में चैंपियन बनवाया, वो बाहुबली है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इन लोगों को क्यों इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? ऐसा दिल्ली पुलिस कैसा मान रही है? ऐसा हमारे गृह मंत्री कैसे मान रहे हैं? कुल मिलाकर बीजेपी को 2024 का भयावह डर सताने लगा है। कहीं से भी आशावान खबरें नहीं आती, पॉजिटिव न्यूज कहीं से आती हुई दिखाई नहीं देती। दक्षिण भारत में वो नहीं है। जहां एक जगह उनका था, वहां से भी निपट गए। मध्य भारत की बात करें तो वहां पे भी स्थिति खराब है।
उत्तर भारत काऊ बेल्ट में बात करें तो कोई नतीजे ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहे हैं। घूम फिरा के उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, इन 3 राज्यों पे ही दमादमार है और ये 3 राज्य आपको सत्ता में नहीं बिठा सकते वापस। आप महाराष्ट्र में परेशानी में हैं, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, सभी जगह बिहार, परेशानी में। बिहार, बिहार, बंगाल, बंगाल, तो यहाँ आप परेशानी में हैं। यहाँ जितना आपको उनमें लिया था उतना मिलना मुश्किल लग रहा है। हरियाणा, ऐसे हरियाणा भी है। हाँ, मैंने हरियाणा, दिल्ली, ऐसे हाँ। जगह पे, तमाम जगह पे आप हतोत्साहित हो रहे हो तो आपको एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तथाकथित मतलब जो आरोपित है इनको सज्जन तो क्या कहें कि सज्जन बोलने से फिर हम सब दुर्जन हो जाएंगे, आप और मैं दोनों भी, यदि हम उस सांसद महोदय को सज्जन कहें तो, जिसका बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है, गैंगस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर, वो दाऊद के साथ उसके संबंधों की चर्चा हुई है कई जगह पे। वो खुद ही कहते हैं कि मैंने एसपी के ऊपर रिवॉल्वर ताना, ये इस तुखक मिजाज का वो इंसान है। लेकिन यदि 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा में गोंडा से लेके बहराइच तक यदि वो उस बेल्ट को इम्पैक्ट करता है तो इस देश की सत्ता या सत्ता का लालच हमारे नेताओं को इतना नीचे गिरा चुका है कि अपने घर की बहु बेटियों की इज्जत भी नीलाम हो रही हो तो भी 2 या 4 सीटों के लाभ के लिए वो उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं रख रहे। इसलिए मुझे लगता है संघर्ष होगा। ये एफआईआर दर्ज हो गई है, चार्जशीट फाइल होने की मुझे लगता है जो गृह मंत्री की यहाँ बात हुई है उसमें एक पॉइंट चार्जशीट का भी था, उसमें शायद उन्होंने कहा कि मैं जल्दी चार्जशीट फाइल करवाता हूँ। तो अभी लगता है मुझे सभी इंतजार करें कि चार्जशीट कब फाइल होती है, किस तरह से होती है। कई बार चार्जशीट ही ऐसी फाइल की जाती है कि वो चार्जशीट फाइल होने के बाद ही समझ में आता है अरे इसमें तो बिल्कुल ऐसा खुला खेल हो गया है कि इसमें तो कोई अटक ही नहीं सकता। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद मुझे लगता है संघर्ष की दूसरा दौर शुरू होगा, क्योंकि ये लड़कियां चुप रहने वाली नहीं है और डरने वाली नहीं है। नौकरी खोने का भी डर नहीं उनका। साक्षी ने आज बोल दिया यदि ये नौकरियां मेरे संघर्ष में आती, बीच में आती होगी तो ऐसी 10 बार मैं नौकरियों को मैं शहीद कर सकती हूँ। ये लड़ाई जारी रहेगी। अब उनको शायद इंतजार है चार्जशीट फाइल होने का। वो शायद अपने देश के गृह मंत्री पे इतना विश्वास रख रहे हैं कि चलो चार्जशीट अब जल्दी फाइल करें तो देखो हाउ सून इट कैन बी। उनका जल्दी का डेफिनेशन क्या है? 2 साल, 13 साल है, 14 साल है, ये पता नहीं। क्योंकि मुलायम सिंह के मामले में 14 साल से चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। वो जो मामला था मुलायम सिंह जी वाला, आती मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने वाला मामला, आय से अधिक संपत्ति वाला, वो उनका अभी सीबीआई कोर्ट ने हाल ही में मतलब अभी 2 दिन पहले सुप्रीम सीबीआई को कहा हम कोई दलील सुनने को तैयार नहीं। 14 साल हो गए, अब हम एक दिन देने को तैयार नहीं है। अगले वीक तक, शायद जुलाई के फर्स्ट वीक तक उन्हें चार्जशीट फाइल करनी होगी। या 14 साल तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, इन लड़कियों का भी ऐसे ही 14 साल तो यूं निकल जाएंगे इंतजार करते करते। तो ये इंतजार शायद कुछ महीनों, 1 आध महीने का है। उसके बाद ये फिर से आंदोलन अपनी जगह लेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद हम लोग कुछ बेहतर मुद्दों पे बात कर रहे होंगे बनस्पत ये जो इवेंट मैनेजमेंट कराते थे अभी तक। तो मुश्किल ये थी कि बात क्या, राहुल गांधी एक नया वो जरूर दे रहे हैं नैरेटिव, और ये लड़कियां भी एक नया नैरेटिव दे रहे हैं। लोग अब इश्यूज पे बात करना चाह रहे हैं। अब लोग आपका हवा हवाई बातों से थक गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू सो मच।